नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो बॉन्डेड लेबर, जो बंधित श्रमिक होते हैं उनके बारे में है। इससे रिलेटेड जो एक्ट है उसका नाम है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, बंधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें सेक्शन 6 और 7 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 8 से स्टार्ट करेंगे। धारा 8 बात करती है मुक्त किए गए बंधित श्रमिक का वासस्थान आदि से बेदखल न किया जाना। इसके अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो बंधित श्रमिक करने के लिए दायित्व से इस अधिनियम के अधीन मुक्त और उन्मोचित किया गया है, किसी भी वासस्थान या अन्य निवास परिसर से जिसका अधिभोग वह इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व बंधित श्रम के प्रतिफल के भाग रूप में कर रहा था, बेदखल नहीं किया जाएगा। यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति लेनदार द्वारा धारा 1 में निर्दिष्ट किसी वासस्थान या अन्य निवास स्थान से बेदखल किया जाता है, तो उस अपखंड का जिसमें ऐसा वासस्थान या निवास परिसर स्थित है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंधित श्रमिक को ऐसे वासस्थान या अन्य निवास स्थान का कब्जा यथासाध्य शीघ्रता से वापस करवाएगा। धारा 8 उन बंधित जो बॉन्डेड लेबर होते हैं उनके बारे में बात करता है, जिनके जो रहने का स्थान है, निवास स्थान से जो है उससे अगर उनको बेदखल कर दिया जाता है, तो यह धारा उन्हें रहने के स्थान से जो उनका निवास स्थान है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अगली धारा है धारा 9, जिसके अनुसार समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा संदाय का स्वीकार न किया जाना। कोई लेनदार किसी ऐसे बंधित ऋण के लिए जो इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर समाप्त हो गया है या समाप्त हुआ समझा गया है या पूर्णतया चुकता कर दिया गया समझा गया है, कोई संदाय स्वीकार नहीं करेगा। जो कोई उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दंडित होगा। उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराने वाला न्यायालय उस व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी शास्तियों के अतिरिक्त जो उस उपधारा के अधीन अधिरोपित की जाए, न्यायालय में वह रकम जो उपधारा 1 के उपबंधों के उल्लंघन में स्वीकार की जाती है, ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, बंधित श्रमिक को वापस किए जाने के लिए जमा करेगा। धारा 9 है वो पेमेंट के बारे में बात करती है कि बॉन्डेड लेबर से संबंधित किसी भी प्रकार का जो पेमेंट है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर किसी से श्रमिक से इस प्रकार का पेमेंट ले लिया गया है, भुगतान ले लिया गया है, तो वह उसे वापस करवाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 4 चैप्टर 4। चैप्टर 4 में धारा 10, 11 और 12 इन 3 धाराओं के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है धारा 10 सेक्शन 10, जिसके अनुसार अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि इस धारा से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं उनको किस अथॉरिटी द्वारा लागू करवाया जाएगा। इस सेक्शन के अनुसार वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं। राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि इस अधिनियम के उपबंध समुचित रूप से कार्यान्वित किए जा रहे हैं, और जिला मजिस्ट्रेट अपना ऐसा अधीनस्थ अधिकारी निर्दिष्ट कर सकेगा जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा और उस स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
इस कार्य के लिए जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को यह कर्तव्य दिया है कि वो इस प्रकार के जो भी बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व करेंगे, और अपनी हेल्प के लिए वो अपने अंडर में किसी व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकते हैं। धारा 11 बात करती है ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड अदर ऑफिसर्स टू इंश्योर क्रेडिट। धारा 11 के अनुसार ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य। धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी बंधित श्रमिक को आर्थिक हितों को सुनिश्चित करके और उसको संरक्षण देकर ऐसे बंधित श्रमिक के कल्याण की अभिव्यक्ति करने का प्रयत्न करेगा, जिनसे कि उस बंधित श्रमिक को कोई और बंधित ऋण लेने के लिए संविदा करने का कोई भी अवसर या हेतु न हो। धारा 12 ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर्स अथोराइज्ड बाय हिम। जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट का और धारा 10 के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह जांच करे कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी बंधित श्रम पद्धति या किसी अन्य प्रकार के बलात् श्रम का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रवर्तन किया जा रहा है या नहीं, और यदि ऐसी जांच के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति बंधित श्रम पद्धति या बलात् श्रम की किसी अन्य पद्धति का प्रवर्तन करते पाया जाता है तो वह तत्काल ऐसी कार्रवाई करेगा और ऐसे बलात् श्रम के प्रवर्तन का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक हो। तो जो अध्याय 4 है उन प्राधिकारियों के बारे में बात करता है जो कि बलात् श्रम, बॉन्डेड लेबर को रोकेंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। अपनी हेल्प के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 10 में ही कुछ व्यक्तियों को भी अपॉइंट कर सकता है। और इसी चैप्टर में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को जो पहले बॉन्डेड लेबर कर चुका है या जिसकी संभावना है कि वो बॉन्डेड लेबरर बन सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऋण वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस तरीके से चैप्टर 4 बॉन्डेड लेबर को खत्म करने के लिए प्राधिकारियों के बारे में बात करता है। इसके बाद आता है चैप्टर 5 सतर्कता समितियां, विजिलेंस कमिटीज़। इसमें सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के बारे में बताया गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 13 विजिलेंस कमिटीज़, सतर्कता समितियां। इस धारा के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड में उतनी सतर्कता समितियां गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे। उपधारा 2 के अनुसार किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे: जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो कि अध्यक्ष होगा। चेयरपर्सन कौन होगा? जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जिसे कि उसने धारा 10 में अपॉइंट किया है। 3 व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हों और जिले में निवास कर रहे हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित हों। 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले के निवासी हों और जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किए जाएं। जिले में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अधिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक 3 व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। इस तरीके से ये सभी व्यक्ति मिलकर एक सतर्कता समिति का गठन करते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अपॉइंटेड नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति होगा। इसमें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड 3-3 व्यक्ति होंगे, जिनको कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है
वो नॉमिनेट करेगा। सोशल वर्कर्स होंगे इसमें, और जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले नॉमिनेटेड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति होंगे, नॉन ऑफिशियल एजेंसी से रिलेटेड जो लोग व्यक्ति होते हैं, और फाइनेंशियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है उससे संबंधित एक व्यक्ति होगा। तो ये सभी व्यक्ति मिलकर एक सतर्कता समिति, विजिलेंस कमेटी का गठन करते हैं। क्लॉज 3 में बताया गया है कि किसी भी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। जो क्लॉज 2 में जो विजिलेंस कमेटी बनाई गई थी वो डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए बनाई गई थी, और अब हम बात कर रहे हैं किसी भी उपखंड के लिए जो सब डिवीज़न में जो विजिलेंस कमेटी होगी उसमें कौन कौन सदस्य होंगे उसके बारे में क्लॉज 3 बताता है। तो इसमें निम्न व्यक्ति होंगे: एक उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे हम चेयरमैन बनाएंगे, 3 व्यक्ति उसी प्रकार से जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित होंगे जिनको कि उपखंड मजिस्ट्रेट नाम निर्देशित करेगा। 2 व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो सोशल वर्कर्स होंगे, वो होंगे जो कि उसी उपखंड सब डिवीज़न में निवास करते हों और जिनको जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो उनको नॉमिनेट करेगा। उपखंड में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अभिकरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक 3 व्यक्ति होंगे जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। यहाँ पे जो सोशल वर्कर्स के जो शासकीय अशासकीय अभिकरणों से संबंधित जो व्यक्ति नॉमिनेट किए जाएंगे वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी को उपखंड मजिस्ट्रेट कर रहा है। नेक्स्ट इसमें होगा कि एक व्यक्ति उपखंड में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए होगा जिसको कि उपखंड मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेगा, और एक व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट है उपखंड में कार्य कर रहा है वो व्यक्ति भी सब डिवीज़न की जो सतर्कता समिति होगी उसमें नॉमिनेट किया जाएगा। धारा के जो क्लॉज 4 है उसके अनुसार प्रत्येक सतर्कता समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी और उससे जिले के लिए गठित सतर्कता समिति की दशा में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उपखंड के लिए गठित सतर्कता समिति की दशा में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अनुसचिवीय सहायता दी जाएगी जो कि आवश्यक हो। उपधारा 5 के अनुसार सतर्कता समिति की कोई कार्यवाही सतर्कता समिति के गठन या कार्रवाइयों में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी। तो इस तरीके से जो सेक्शन 13 है वो विजिलेंस कमेटी के बारे में बात करता है। 2 तरीके की विजिलेंस कमेटी होंगी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक सब डिवीज़न लेवल पे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 14 जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।